नमस्कार दोस्तों, इस नए वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज आजादी के 77 साल बीत जाने के बाद भी एक चर्चा आज भी होती रहती है। आखिरकार गांधी जी ने वल्लभ भाई पटेल की जगह नेहरू को प्रधानमंत्री क्यों बनाया? उन कारणों के तह में जाने से पहले हम उस समय देश की प्रेजेंट सिचुएशन को जान लेते हैं और हमें उस सिचुएशन में किस तरह के व्यक्तित्व और कार्य कौशल वाले प्रधानमंत्री की जरूरत है उसे समझ लेते हैं। दरअसल उस समय देश के सामने 3 बड़ी चुनौतियां विद्यमान थी। पहला, जिन्ना का अड़ियल रुख, जहां वह पाकिस्तान के मांग को लेकर अड़े हुए थे। ऐसे में उस चुनौती से निपटकर भारत को विभाजन से बचाना। उसके अलावा देश में 575 प्रिंसली स्टेट थे, उन सभी देशी रियासतों का एकीकरण। और तीसरा, अंग्रेजों से सत्ता हस्तांतरण के समय अंग्रेजों को बेहतर ढंग से टैकल करने वाला एक ऐसा व्यक्तित्व और कुशल प्रधानमंत्री की जरूरत थी जो देश को इस चुनौतियों से बाहर निकाल सके। ऐसे में वल्लभ भाई पटेल से बेहतर रणनीतिकार, कार्यकौशल किसी और नेता में नहीं था। तो इस आधार पर वल्लभ भाई पटेल को ही देश का पहला प्रधानमंत्री बनना चाहिए था, किंतु ऐसा नहीं हो सका। दरअसल उस समय कांग्रेस के द्वारा यह तय किया गया कि कांग्रेस के अध्यक्ष को ही भारत का अगला प्रधानमंत्री बनाया जाएगा। तो अगर टेक्निकली देखा जाए तो उस समय मौलाना अबुल कलाम आजाद कांग्रेस के अध्यक्ष थे। तो इस आधार पे मौलाना आजाद को ही देश का पहला प्रधानमंत्री बनना चाहिए था। अगर मौलाना अबुल कलाम आजाद को देश का पहला प्रधानमंत्री बनाया जाता तो इस बात को मोहम्मद अली जिन्ना कभी स्वीकार नहीं करते, क्योंकि मोहम्मद अली जिन्ना अपने आप को मुसलमानों का सबसे बड़ा नेता मानते थे। तो ऐसे में गांधी जी के कहने पे मौलाना अबुल कलाम आजाद ने कांग्रेस के पद से इस्तीफा दे दिया। इसके अलावा दक्षिण भारत से आने वाले एक बहुत ही लोकप्रिय नेता सी राजगोपालाचारी भी इस अध्यक्ष के पद के रेस में थे। इनके बारे में एक दिलचस्प बात बता दूं, राजगोपालाचारी गांधी जी के समधी लगते थे, क्योंकि गांधी जी के चौथे बेटे की शादी राजगोपालाचारी की बेटी से हुई थी। किंतु राजगोपालाचारी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बन सके। वहीं दूसरी तरफ जब गांधी जी के कहने पे मौलाना अबुल कलाम आजाद ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया, तो उसी समय गांधी जी ने नए अध्यक्ष के तौर पे नेहरू को अपना पसंद बताते हुए अपना इच्छा जाहिर कर दी थी। किंतु कांग्रेस में अध्यक्ष पद के चुनाव में कांग्रेस की एक परंपरा थी, जिसमें कांग्रेस का प्रांतीय समिति अध्यक्ष पद के लिए सुझाव देती थी। और उन 15 प्रांतीय समिति में से 12 ने वल्लभ भाई पटेल के पक्ष में वोट किया, जबकि बाकी बचे हुए 3 जेबी कृपलानी के पक्ष में वोट किया। और वही नेहरू को एक भी प्रांत में वोट नहीं मिला था। और गांधी जी के द्वारा खुले तौर पर नेहरू का समर्थन करने के बाद भी नेहरू का चुनाव हार जाना एक गांधी जी का सार्वजनिक तौर पे दूसरी सबसे बड़ी हार थी। क्योंकि इसके पहले 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष के पद के लिए गांधी जी पट्टाभी सीतारामैया को कांग्रेस का अध्यक्ष निर्विरोध बनाना चाहते थे। किंतु युवाओं में लोकप्रिय सुभाष चंद्र बोस, जो 1938 में हरिपुरा अधिवेशन में भी कांग्रेस के अध्यक्ष थे, गांधी जी के विरोध के बाद भी कांग्रेस के अध्यक्ष का पद का चुनाव लड़ा था। और उस चुनाव में सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सीतारामैया को हरा दिया, जिसके बाद गांधी जी ने सार्वजनिक मंच से कहा कि ये हार पट्टाभी सीतारामैया की नहीं है, बल्कि हमारी हार है। हालांकि बाद में सुभाष चंद्र बोस और कांग्रेस कार्यकारिणी के बीच सामंजस्य न होने के कारण सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दे दिया और देश की आजादी के लिए वे अपने अनुसार अपना अलग रास्ता चुन लिया। और वहीं दूसरी तरफ 1946 के कांग्रेस के अध्यक्ष के चुनाव में गांधी जी के द्वारा नेहरू को खुला समर्थन देने के बाद भी किसी भी प्रांतीय समिति के द्वारा नेहरू के पक्ष में एक भी वोट न देना एक गांधी जी का दूसरा सबसे बड़ा नैतिक हार था। हालांकि उस हार के बाद भी गांधी जी चाहते थे कि नेहरू जी ही देश के पहले प्रधानमंत्री बने। और गांधी जी ने जेबी कृपलानी के माध्यम से वल्लभ भाई पटेल को कांग्रेस के अध्यक्ष पद से नाम वापस लेने के लिए एक लेटर पैड भेजा। हालांकि वल्लभ भाई पटेल ने उस लेटर पर सिग्नेचर करने से मना कर दिया। किंतु जब दूसरी बार गांधी जी के द्वारा फिर से उस लेटर को वल्लभ भाई पटेल को सिग्नेचर करने के लिए कहा गया, तो वल्लभ भाई पटेल ने उस बार उस लेटर पर सिग्नेचर कर दिया। और आखिरकार गांधी जी के कहने पे वल्लभ भाई पटेल ने उस लेटर पर सिग्नेचर कर दिया और नेहरू जी के निर्विरोध चुनने का रास्ता साफ हो गया। अब वल्लभ भाई पटेल देश का पहले प्रधानमंत्री बनते बनते रह गए। जेबी कृपलानी, जो उस समय कांग्रेस के महासचिव भी थे, उन्होंने अपनी बुक गांधी हिज लाइफ एंड थॉट्स में इसके बारे में पूर्ण विस्तार से लिखा है। हालांकि वल्लभ भाई पटेल ज्यादा लोकप्रिय, कद्दावर, कुशल और कैपेबल होने के बाद भी आखिरकार गांधी जी ने नेहरू को प्रधानमंत्री के पद पर क्यों चुना,
इस बात का उल्लेख किसी भी मंच से, किसी पत्र या अपने किसी बुक में इसका वर्णन नहीं किया। हालांकि उस घटना को कवर कर रहे उस समय के जर्नलिस्ट दुर्गादास, जो बाद में प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के चीफ एडिटर भी बने, उन्होंने अपनी बुक इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू में इस बात का उल्लेख करते हुए लिखा है कि जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है वो उसी किताब से लिए गए एक चैप्टर का भाग है, जिसको मैं हिंदी में अनुवाद करके बताता हूँ। दुर्गादास इस घटना का उल्लेख करते हुए लिखते हैं कि मैंने गांधी जी से कांग्रेस वर्किंग कमेटी के बहुसंख्यक लोगों की इस भावना पे उनका रिएक्शन पूछा, तो गांधी जी पटेल पे तुरंत सहमत हो गए कि हाँ, पटेल बेहतर नेगोशिएटर और ऑर्गेनाइजर साबित होते, लेकिन उनको लगता है कि हेड ऑफ गवर्नमेंट नेहरू ही बने। और फिर जब दुर्गादास ने गांधी जी से कहा कि पटेल के प्रति उनका आकलन के साथ इस निर्णय का सामंजस्य कैसे बिठाया, तो गांधी जी ने हंसते हुए कहा, जोहार इज द ओनली इंग्लिश मैन इन माई कैंप। इस बुक के चैप्टर 9 और पेज नंबर 230 पे इन सारे घटनाओं का विस्तार से उल्लेख किया गया है। और इसी बुक में राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा ये कहा जाना कि गांधी जी के द्वारा ग्लैमरस नेहरू के लिए पटेल को कुर्बान कर दिया का भी उल्लेख मिलता है। हालांकि नेहरू जी का खान पान, रहन सहन और पहनावा अंग्रेजों से काफी मिलता जुलता था और कई सारे वाइसराय नेहरू जी के व्यक्तिगत मित्र भी थे। और उसके अलावा नेहरू जी का जो फॉरेन अफेयर्स की समझ थी बाकी लोगों से काफी बेहतर थी। शायद ये भी एक वजह रहा हो। हालांकि इस आधार पर नेहरू जी को फॉरेन अफेयर मिनिस्टर यानी विदेश मंत्रालय का पोर्टफोलियो देकर भी उनको इस तरह का काम कराया जा सकता था, किंतु ऐसा नहीं हुआ। हालांकि मैंने पहले ही बताया कि गांधी जी ने किसी भी लेटर या बुक्स में उन्होंने पटेल की जगह नेहरू जी को प्रधानमंत्री क्यों बनाया उसका कहीं भी उल्लेख नहीं करते, ना ही उसके कारणों को बताते हैं। हालांकि जब लगभग 4.5 साल बाद 15 दिसंबर 1950 को वल्लभ भाई पटेल जी का निधन हो जाता है, उसके बाद कई सारे बुद्धिजीवी और इतिहासकार ये तर्क दिया कि वल्लभ भाई पटेल की उम्र 71 साल की हो गई है, जबकि नेहरू जी का उम्र मात्र 58-59 साल की है। तो ऐसे में नेहरू जी लंबे समय तक काम कर पाएंगे। किंतु मुझे यह तर्क बहुत ज्यादा तार्किक नहीं लगता है, क्योंकि जब उस समय देश के प्रधानमंत्री का चयन किया जा रहा था, जो मैंने स्टार्टिंग में 3 चुनौतियों को बताया, उन चुनौतियों से निपटने के लिए एक ऐसे प्रधानमंत्री की जरूरत थी जो उन सारे चुनौतियों को निपट सके। तो ऐसे में वल्लभ भाई पटेल से बेहतर नेता नहीं था। इसीलिए मुझे यह तर्क बहुत ज्यादा तार्किक नहीं लगता है। और इसके अलावा गांधी जी जैसे महान व्यक्तित्व जिन्होंने साधन और साध्य का विचार दिया, उनका मानना था जितना पवित्र साध्य होना चाहिए उतना ही पवित्र उसको पाने के लिए साधन होना चाहिए। तो ऐसे में नेहरू जी को प्रधानमंत्री का पद इस साधन से देना कितना उचित है और ऐसी क्या मजबूरियां थी और गांधी जी ने अपने इस विचार के साथ समझौता क्यों किया, ये मेरी समझ से परे है। और अंत में गेंद को आपके पाले में फेंकते हुए निष्कर्ष निकालने की जिम्मेदारी आप पे छोड़ते हुए वीडियो के इस अंक को यहीं समाप्त करता हूं। इसी तरह के और वीडियो को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।